हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड का टॉपिक पढ़ेंगे, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो देखो, जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो उसका एक जनरल, उसके बारे में हमें जनरली तो सभी को पता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, हमें अगर पुश करना हो, उसे पुल करना हो, किसी चीज़ को उठाना हो, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना हो, इन सभी के लिए हमें किसके रिक्वायरमेंट है? फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तभी अगर फोर्स है तभी उस किसी चीज़ को हम थ्रो कर सकते हैं, किसी चीज़ को धक्का दे सकते हैं, किसी चीज़ को खींच सकते हैं। और इसी टाइप से अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अगर हमारी बॉडी को हिट करता है, या जब हम मैरी गो राउंड झूले में बैठते हैं, वो जो इस टाइप से जो झूला घूमता है उसमें जब हम बैठते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट हमें हमारी बॉडी को हिट करता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आकर अगर यहाँ पर मेरी बॉडी पर हिट करेगा तो हमें फोर्स फील होता है, फोर्स का इम्पैक्ट फील होता है, ठीक है। लेकिन इन सभी तरीके से हम फोर्स का एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते। जो अर्ली थिंकर्स थे, अरिस्टोटल ने फोर्स का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की थी, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन बाद में वो कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है। और उनके बाद में आए सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने जो अपना फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया और उनके जो फेमस 3 लॉज ऑफ मोशन हैं, वो फोर्स का बहुत ही सटीक, बहुत ही सही कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो फोर्स को समझने के लिए सबसे बेटर क्या है? हमारे पास 3 लॉज ऑफ मोशन, जो किसने दिए थे? सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। उससे हम फोर्स के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसी के साथ सर आइजैक न्यूटन ने और क्या दिया था? ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने बताया था कि इस यूनिवर्स में अगर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, तो उन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स है, उन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, वो फोर्स किस टाइप से एक्ट करता है, इन सभी चीज़ों को बताने के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया था। उसका नाम क्या था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन 2 चीज़ों के बारे में हम, इन 2 लॉज के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अब जो ग्रेविटेशनल लॉज ऑफ मोशन है, या यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अलावा भी बहुत सारे जो फोर्सेज है, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को क्या नाम दिया है? उस फोर्स को नाम दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को क्या नाम दिया है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी बहुत सारे फोर्स होते हैं। उन फोर्सेस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, कि जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के होते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स। और एक होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, कि बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर जो फोर्सेस एक्ट होते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो फोर्सेस लगते हैं उसमें बहुत सारे फोर्सेस हैं। उन फोर्सेस में से फोर्स है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, या फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं उसे, फ्रिक्शन। फिर उसके बाद होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? कि जब भी 2 ऑब्जेक्ट्स अगर कांटेक्ट में, 2 ऑब्जेक्ट्स के सरफेस कांटेक्ट में, उनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। कोई चार्ज्ड बॉडी है तो 2 चार्ज्ड बॉडी के बीच में लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। 2 मैग्नेटिक बॉडीज़ है तो उनके बीच में लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। फिर उसके बाद अगर हमारे पास स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करेंगे या उसको अगर खींचेंगे तो उनके बीच में उस स्प्रिंग पर एक फोर्स लगता है, उसे हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। फिर उसके बाद में अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक डोरी है, एक अगर रोप है, तो रोप को अगर हम खींचते हैं, टाइट रोप है, तो टाइट रोप पर एक फोर्स लगता है, उसे हम कहते हैं टेंशन। इन सभी फोर्सेस के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन
और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेज है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास में। फिर इसके अलावा भी और बहुत सारे फोर्स होते हैं। एक होता है ब्यूयंट फोर्स, ब्यूयंसी। एक होता है इसके अलावा विस्कस। ये जो ब्यूयंसी फोर्स है और जो विस्कस फोर्स है ये लगता है जब किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है क्या, सॉलिड। कोई सॉलिड अगर फ्लूइड के कांटेक्ट में है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ फ्लो हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। मतलब उसमें आ गई गैस, उसमें आ गया लिक्विड। लिक्विड भी फ्लो हो सकता है, गैस भी फ्लो हो सकती है। तो गैसेज और लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। तो जब फ्लूइड के कांटेक्ट में कोई सॉलिड आता है तो उस सॉलिड के ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, उसे हम कहते हैं ब्यूयंसी फोर्स। और एक और फोर्स लगता है वो होता है, उसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स। ये फोर्सेस भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या कहा कि मैक्रोस्कोपिक बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं कौन कौन से हैं, वो है फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक, स्प्रिंग, टेंशन, ब्यूयंसी, विस्कस। इसके अलावा भी बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स अगर कांटेक्ट में है तो उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स लगता है कि अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा। अब अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करें कि एटॉमिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करें तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स तो लगता है। क्योंकि हमें पता है एटम के अंदर चार्ज होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तो उन पे चार्ज है, तो चार्ज है मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी ये दोनों फोर्सेस लगते हैं। इसके अलावा भी एटॉमिक फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर एटॉमिक के दो एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स, ऐसे न्यूक्लियर फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो ये तो हमने बात कर ली डिफरेंट फोर्सेस के बारे में। अब इन फोर्सेस के अलावा अगर हम बुक में और क्या दिया है, देखो ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस दिए हैं। मस्कुलर, देखो इस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक मस्कुलर फोर्स भी होता है जो मसल्स के बीच में लगता है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या दिया है कि हाँ 18th सेंचुरी जो थी, 18th सेंचुरी की सबसे सक्सेसफुल क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने ये कहा कि जितने भी इतने सारे ये जो फोर्सेस हैं इन सभी फोर्सेस का जो राइजिंग होता है, राइज होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस से उत्पन्न हुए हैं। जितने भी फोर्सेस हैं ये 4 फंडामेंटल, मतलब इस यूनिवर्स में सिर्फ 4 ही फंडामेंटल बेसिक फोर्सेस है और उन 4 बेसिक फोर्सेस से ही ये सभी बाकी फोर्सेस निकलते हैं। कि उन 4 बेसिक फोर्सेस में से ही कोई सपोज करिए पहले वाले फोर्सेस में से निकला होगा, ये दूसरे में से निकला होगा, ये तीसरे में से निकला होगा। तो जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है उन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से ही ये बहुत सारे फोर्सेस निकले हैं। और इसके अलावा क्या कहा है उन्होंने, इसको एक्सप्लेन भी किया है कि अगर जैसे कि अगर हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग को खींचा या स्प्रिंग को कंप्रेस किया, तो स्प्रिंग को कंप्रेस या स्प्रिंग को हम अगर खींचते हैं, इलोंगेट करते हैं, तो तब स्प्रिंग फोर्स आता है। तो स्प्रिंग फोर्स क्यों आया, क्योंकि वो स्प्रिंग हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत सारे एटम्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम्स। तो उनके एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगता है, उस अट्रैक्शन या रिपल्सन के फोर्स की वजह से ही क्या आता है, स्प्रिंग फोर्स आता है। इसी टाइप से जो फ्रिक्शन फोर्स है और दूसरे जो डिराइव्ड फोर्सेस है, ये सभी फोर्सेस किसकी वजह से आते हैं, जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है उन्हीं उससे ही उत्पन्न हुए हैं। तो उन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से आज एक तो हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पहले तो किसके बारे में पढ़ेंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर है क्या। तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या कहा, सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि इस यूनिवर्स में अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं तो उन 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कि इस रूम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेंगे, इस बोर्ड पर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस बोर्ड के ऊपर, इस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये बोर्ड इस रूम में सभी ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स अप्लाई कर रहा है।
मुझ पर इस रूम के सभी ऑब्जेक्ट्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मैं इस रूम के सभी ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर क्या अप्लाई करते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ देयर मासेस, अपने मास की वजह से। किसका भी कुछ मास है, मेरा भी कुछ मास है, इस बोर्ड का भी कुछ मास है। तो दो ऑब्जेक्ट्स अपने मास की वजह से एक दूसरे पर क्या करते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं। उस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस फोर्स की वजह से ही, उस फोर्स की वजह से ही जो मून है वो अर्थ के अराउंड मोशन करता है। अर्थ के अराउंड जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ के अराउंड मोशन करते हैं। अर्थ, प्लैनेट्स, ये सभी सन के अराउंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मोशन करते हैं। जो स्टार्स है, स्टार्स कैसे बनते हैं, तो स्टार्स भी इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्टार्स बनते हैं और उनका डेवलपमेंट भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। गैलेक्सीज भी इसी फोर्सेस की वजह से बनती है। गैलेक्सीज के जो ग्रुप्स है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही बनते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर क्यों गिरता है, तो वो क्यों गिरता है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही गिरता है। ठीक है, इसके बाद हम आज जो एक और फोर्स से, फंडामेंटल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या कहता है कि अगर दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, तो दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कि उनके चार्जेस की वजह से, कि सपोज करो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव, हमेशा अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे भी, या एक दूसरे, रिपल्सिव मतलब एक दूसरे से दूर भी करेंगे। तो जैसे कि अगर हमारे पास दो प्रोटॉन है, सपोज करो, अब कब अट्रैक्टिव रहेगा और कब रिपल्सिव, कि अगर दोनों चार्जेस सेम है, कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों अगर सेम चार्जेस है तो फोर्स रहेगा रिपल्सिव फोर्स। फोर्स कैसा रहेगा, रिपल्सिव फोर्स। जब सेम चार्जेस रहेंगे तो फोर्स कैसा रहेगा, रिपल्सिव फोर्स। और जब अपोजिट रहेंगे, कि ये सपोज करो पॉजिटिव है और ये अगर नेगेटिव है, अपोजिट अगर फोर्सेस हैं, अपोजिट अगर चार्जेस है तो अट्रैक्टिव, अपोजिट लोग ही क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट जेंडर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो अगर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और दोनों अगर सेम है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो सेम चार्जेस के बीच में होता है रिपल्सिव फोर्स और अपोजिट चार्जेस के बीच में होता है, अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है, तो देखो अगर हमारे पास दो प्रोटॉन है तो हमें पता है प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इन दोनों पे चार्ज है। और प्रोटॉन का अपना खुद का क्या रहेगा, कुछ मास भी रहेगा, कि यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का अपना खुद का कुछ मास है, इसलिए इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इन पे चार्ज है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो दो प्रोटॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। सिंप्लिसिटी के लिए अगर हम बात करें कि दोनों चार्जेस किस में है, रेस्ट में, तो रेस्ट में दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने बताया। तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है वो हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास दो प्रोटॉन्स हैं तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो सपोज़ करो दो प्रोटॉन्स ये कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो सपोज़ करो अगर इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अगर लग रहा है 1 न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कितना लग रहा है, 1 न्यूटन, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन लग रहा है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा 1 × 10⁻36 न्यूटन। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना रहेगा, 1 × 10⁻36 न्यूटन, मतलब
10 × 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा रहेगा। कितने टाइम्स? 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि 1 के बाद हम कितने ज़ीरो लगा दें? अगर 36 ज़ीरो लगा दें, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। किसकी कंपैरिजन में? ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में। ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत ही वीक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स, उसकी कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितने टाइम ज़्यादा होता है? 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसलिए अगर हम किसी भी मैटर की बात करें तो हमें पता है मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बना होता है? मैटर्स किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से, मॉलिक्यूल से। एटम के अंदर क्या है? चार्जेस है, मतलब हर मैटर चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए उस चार्जेस की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, उनके बीच में जो केमिकल, उनसे पार्ट्स के बीच में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, इन सभी चीज़ों को कौन स्पेसिफाई करता है? वो स्पेसिफाई करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि इनके जो चार्जेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो तो बहुत कम है। 10⁻36 मतलब 1 के बाद 36 ज़ीरो लगा दो, उसकी कंपैरिजन में 1 बहुत छोटा है। कि अगर तुमको कोई बोले कि मेरे पास 1 रुपये है और कोई बोले मेरे पास 10⁻36 रुपीज़ है, तो वो उसके सामने 1 रुपये की कोई वैल्यू है क्या? तो इसलिए उन चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उनके सभी प्रॉपर्टीज़ को कौन निर्धारित करेगा, कौन फिक्स करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही फिक्स करेगा। फिर इसके बाद और कुछ छूटा गया वो भी देख लेते हैं हम। वैसे तो मैंने सब बता दिया है, और कुछ अगर छूटा हो तो वो भी बता देते हैं। तो अब देखो हमने क्या कहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसलिए ये अगर सेम है तो रिपल्सिव, अपोजिट है तो अट्रैक्टिव। लेकिन मास नेगेटिव होता है क्या? नहीं। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका नाम हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों रखा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए रखा कि अगर हमारे पास क्या है, एक चार्ज है, तो चार्ज पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज अगर क्या कर रहा है? मोशन। चार्ज अगर मोशन कर रहा है तो वो जनरेट करेगा मैग्नेटिक इफेक्ट। वो क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज है, ठीक है, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। इसी टाइप से अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज मोशन करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पर क्या करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी। चार्ज था, अगर चार्ज मोशन करेगा तो वो क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है। इसी टाइप से अगर मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज है, तो उस चार्ज पर क्या लगेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, ये दोनों इफेक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनको हम अलग नहीं कर सकते। इसीलिए इस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। फिर उसके अलावा और कुछ बच रहा है कि हाँ, अब अगर हम बात करें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए अगर मैं ये एक बुक लेता हूँ तो इस बुक को अर्थ क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, तो इस बुक को जाना था नीचे। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने इस बुक को यहाँ पर यूँ पकड़ कर रखा है, तो पकड़ कर रखा है तो मैं इस पर क्या अप्लाई कर रहा हूँ? एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। क्या अप्लाई कर रहा हूँ? नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। उस फोर्स की वजह से ही उस फोर्स ने क्या किया है? अब ये फोर्स कैसे लग रहा है कि यहाँ पर मैंने इसे यूँ पकड़ कर अगर रखा है, तो ये जो मेरे हैंड के जो पार्टिकल्स है, ये भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। इन बुक्स के जो पार्टिकल्स है, उन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही बुक वहीं पर रुकी हुई नीचे नहीं जा रही है, क्योंकि अर्थ तो उसे अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। और बुक और मेरे हैंड के पार्टिकल्स के बीच में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बुक्स को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को उसने क्या कर दिया? ओवरकम कर दिया। नहीं तो क्या होगा? अगर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पंख के जितना भी, हमारी बॉडी के ऊपर एक पंख के जितना भी वेट अगर हम रख दें तो हमारी बॉडी चूर चूर हो जाए। ये हमारी बॉडी पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बॉडी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसके बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसने हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को जॉइन करके रखा है। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो क्या होता है, इस उंगली को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करी तो ये उंगली टूट के नीचे गिर जाती है अर्थ पर, ये पार्ट अर्थ पर नीचे गिर जाता है, ये पार्ट सभी पार्ट्स अर्थ पर नीचे गिर जाते हैं और हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हम पूरी तरीके से अर्थ पर बिखर जाते हैं। लेकिन अर्थ के अट्रैक्शन की कंपैरिजन में हमारे बॉडी के पार्ट्स के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उस फोर्स ने ही हमारी बॉडी को असेंबल करके रखा हुआ है, हमारी बॉडी को वो टुकड़े नहीं होने दे रहा है। और हमने जो कहा कि ये जो टेंशन फोर्स है, ये जो स्प्रिंग फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये सभी इन सभी फोर्सेस के बीच का जो ओरिजिन है, ये जो इनकी जो अराइजिंग है, ये जो उत्पन्न हो रही है, ये भी किसकी, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कौन वजह क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। उन फोर्सेस की वजह से ही ये सभी फोर्सेस कहीं ना कहीं उत्पन्न होते हैं। तो वैसे तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आज हमने ये 2 फोर्सेस डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो बचे हुए 2 फोर्सेस है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। बाय। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं। बाय।